बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है और आयशा आज मौजूद नहीं है। आयशा कल आपको ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में बड़े इंपॉर्टेंट मामले पर हमने बात करनी है। वो मामला है तालीम का, जो कि हर शहरी का बुनियादी हक होता है किसी भी सोसाइटी में, और इस पर कहते हैं कि कौमों का मुस्तकबिल तामीर होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो हमें बड़ा मसला यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी ये जो स्ट्रक्चर है तालीम का बहुत कमज़ोर है। सरकारी आदाद शुमार ना सिर्फ शरह ख़वानदगी में कमी की निशानदेही कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल से बाहर हैं। तो पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी जनूबी एशिया में भी सबसे कम है। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। सिंध हुकूमत ने 2025 में तकरीबन 5000 घोस्ट असातिज़ा की निशानदेही की थी, और माजी की रिपोर्ट्स की बात करें तो उसके मुताबिक सिर्फ सिंध में घोस्ट असातिज़ा की तादाद 40,000 बताई जा रही है। ये वो नंबर है जो रिपोर्टेड है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन दीगर सूबों की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों में घोस्ट असातिज़ा का मसला एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई है, एक मामूल बन गया है। लेकिन इस हवाले से कोई जामे कौमी अदादोशुमार जो हैं वो स्टैट्स हमारे सामने उस तरह से नहीं है। लेकिन माहिरीन इस बारे में ये बताते हैं कि कमज़ोर निगरानी या फिर नाकिस एहतसाब होता है, या फिर जो इंतज़ामी खामियाँ हैं उसके बायस ये मसला ज़्यादा सर उठा रहा है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो साउथ एशिया में ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 78% है, एक एवरेज लिटरेसी रेट की। लेकिन पाकिस्तान की जो रेशो है वो उससे भी नीचे चली जाती है। वो 63% हमारा लिटरेसी रेट है। और इसमें अगर हम कैटेगराइज कर दें मर्दों और ख़वातीन के लिटरेसी रेट की, तो उसमें मर्द जो हैं वो 73% परसेंटेज पर हैं और ख़वातीन की तादाद है 54%, जो कि इस फ़र्क को भी ज़ाहिर करती है कि मर्दों और ख़वातीन की तालीम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक मसला है। ख़वातीन तालीम से ज़्यादा महरूम है। अब इसका हल क्या है, किस तरह से हम मैक्सिमम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, और घोस्ट टीचर्स वाला जो मामला है इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, इसी पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। एक हाइब्रिड तालीमी सिस्टम है जिस पर काम किया जा रहा है। फरहत दहरकी जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं और इस हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रही हैं, थोड़ा सा उनसे समझते हैं ये सिस्टम है क्या और किस तरह बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को जो है वो तालीम दी जा सकती है। फरहत साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, ये जो अदादो शुमार सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट साउथ एशिया में सबसे लो है। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। क्या वजह समझती हैं इसकी आप? थैंक यू अनम, बहुत शुक्रिया। एंड मुझे इस बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करने के लिए जो आपने बुलाया है। पाकिस्तान लिटरेसी रेट जो इतना लो है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले तो हम उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हल कर दें या हाईलाइट कर दें, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, जहाँ के स्कूल बिल्डिंग्स मौजूद भी नहीं है, और जहाँ है वहाँ टीचर्स नहीं हैं, और अगर टीचर्स भी वहाँ है तो वो टीचर्स उस मयार के नहीं हैं कि बच्चों को टैकल कर सके। बच्चे जो स्कूल आना भी चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें भेजे, किसी भी तरह से कभी मार पीट से इस तरह के स्टेप्स लेकर बच्चों को डिस्करेज कर दिया जाता है, वो नहीं आ पाते हैं। बहुत काम हो रहा है इस पे, मैं ये नहीं कहूँगी बिकॉज आई बीन अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन कमिटी, सो आई नो कि काम इस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। बिसाइड्स गर्ल्स को हमारे लोग स्कूल नहीं भेजते हैं। बच्चियों को स्कूल नहीं भेजने का वजह सोशल टैबूज हैं, प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्कूल्स, यानी कि स्कूल घर के करीब नहीं है, उनको बहुत दूर दूर रूरल एरियाज में जाना पड़ता है, कई ब्रिजेस क्रॉस करके, कई नदी नाले क्रॉस करके, जो सेफ नहीं है बिल्कुल, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए। तो ये दोनों चीज़ें, और इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते, उनकी वजह ये है कि वो बच्चे उनके लिए ब्रेड अर्नर्स बन गए हैं। वो बच्चे कमाते हैं और उनके साथ घर का खर्च चलाते हैं। अगर ये इस टाइम पे, इस बंधे हुए टाइम पे, जो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का, 1 बजे तक का टाइम है या आफ्टरनून है, उसमें जब ये बच्चे आ जाते हैं, सो दे फील कि हमारे बच्चों का वर्किंग आवर्स कट हुआ, जबकि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। चाइल्ड लेबर इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट ये हकीकत है।
तो हम इससे आग तो नहीं लेकिन बोल दुनिया सकते। फरहत और साहिबा दुनिया आगे की तरफ जा रही है। वो ममालिक जिनकी लिटरेसी रेट एक टाइम पे बहुत कम हुआ करता था, वो आज बहुत आगे जा चुके हैं। इवन बांग्लादेश का लिटरेसी रेट हमारे से बहुत आगे है। इस तरह बहुत सारे ममालिक की मिसालें हैं। तो पाकिस्तान पीछे रह गया है, और पाकिस्तान उस तरह से, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स माजी में जो आती रही, इतना काम नहीं हो सका। जब बजट की बात होती है, तालीम के बजट की बात, हर दफ़ा शोर ज़रूर मचा दिया जाता है, लेकिन वो बजट नहीं रखा जाता तालीम के लिए। तो आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है, हमारी हुकूमतों की वो प्रायोरिटी नहीं रही है जो होनी चाहिए थी, और तालीम का बजट जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बजट्स तो बढ़ाने पड़ेंगे, हमें स्कूल्स बनानी पड़ेगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए अनम, हम जैसे मुल्क के लिए जहाँ के बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड वाटर भी अभी तक हर जगह पहुंच नहीं पाया है, वहाँ एजुकेशन एक प्रायोरिटी नहीं बन रही है, जबकि ये फंडामेंटल राइट है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ी स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास, तो इसलिए हम चाहेंगे और हम इस मॉडल को बताना चाहते हैं हुकूमत को कि एक हाइब्रिड सिस्टम, जी, मैं इसी तरफ आ रही यानी थी। जहां के आपको इंटरनेट फैसिलिटी लाना ज्यादा इजियर है बनिस्बत एक ब्रिक एंड मॉर्टर की पूरी स्कूल बिल्डिंग बनाना। और टीचर अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो उसे आप शहर के बेहतरीन इलाकों से अवेलेबल कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए बजट तो चाहिए होगा, ऑफ कोर्स बजट के बगैर नहीं है, बट कंपैरेटिवली मॉनिटरिंग बेटर होगी, अवेलेबिलिटी बेटर होगी और रीच ज्यादा होगी। अच्छा, थोड़ा सा Every एक्सप्लेन कर corner दें में कि every ये बच्चा हाइब्रिड इसको- मॉडल ये काम किस तरह से करेगा, क्योंकि वर्चुअल मॉडल के बारे में तो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि घर बैठे बच्चे जो हैं वो लेक्चर ले सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल जिसकी आप बात कर रही हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कर दें कि रूरल एरिया में अगर कोई बच्चा बैठा है और वो तालीम हासिल करना चाहता है, उसके इलाके में उस तरह से स्कूल या फैसिलिटी नहीं है या टीचर्स नहीं है, तो वो किस तरह से इस मॉडल में अपने आप को इंडल्ज कर सकता है, या वो किस तरह से इसमें इसका हिस्सा बन सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन अनम। इसके दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। एक तो आप अपने घर में, आजकल एवरी हाउस होल्ड के पास एक स्मार्टफोन मौजूद है, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन माशाल्लाह से वी आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज इंटरनेट कनेक्शन इज कंसर्न्ड। हाँ, कुछ टाइम पे जब लाइट नहीं होती, कनेक्शन भी जाती है, बिजली भी जाती है, उसके अलावा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस काफी हद तक बहुत अच्छे हैं। इसको यूज करते हुए और एक स्मार्टफोन को यूज करते हुए हर एक के घर में एक टीचर, जो जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी तरह टीचर बच्चे को पढ़ा सकती है कहीं से भी। ये तो एक मॉडल हो गया। द सेकेंड एंड मोर एक्सेसिबल मॉडल है कि अगर एक कम्युनिटी सेंटर हो, सिर्फ एक कमरा, ठीक है, जहां पे एक मल्टीमीडिया स्क्रीन लगा दिया जाए, जहां की मॉनिटरिंग सिर्फ कुछ लोगों को करनी पड़े, जो जरूरी नहीं है कि वेरी क्वालिफाइड टीचर हो, लेकिन एजुकेशन के कुछ हद तक वो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हो, सिर्फ वो मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है। वहां बच्चा आता है, वहां बच्चों की क्लास बन सकती है। से फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक प्राइमरी पढ़ रही है, 9 से 10 ग्रेड 3-4 पढ़ रही है, 11 से 12, और इस तरह हम आपके टाइम को एडजस्ट करके आप एक साथ 20-20, 25-25 बच्चों को एक दिन में एक कमरे में एक मल्टीमीडिया गैजेट के साथ आप उन तक यानी फरहत साहिबा आप कह रही हैं कि एक कमरा और एक मल्टीमीडिया, अगर वो सारा सिस्टम आप लगा दें तो बहुत सारे बच्चे तालीम का जेवर, जो जिसको हम जेवर कहते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन इलाकों में घोस्ट स्कूल हैं और लेकिन वो टीचर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर तो वहीं पर मौजूद है, तो क्या गवर्नमेंट से आपकी इस बारे में कोई बात हो रही है कि उन्हीं स्कूल्स को अगर ओपन कर दिया जाए और वहीं पर ये सारा सिस्टम लगा दिया जाए, ताकि कम्युनिटी सेंटर को अलग से बनाने की भी जरूरत ना हो, उसी को यूटिलाइज करके बच्चों को तालीम दे दी जाए? एब्सोल्युटली अनम, इसके लिए हमने ये मॉडल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया है और करते भी रहेंगे, और आपके टीवी के तवस्सुल से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम ये टेस्ट कर चुके हैं, और ये इस मॉडल को टेस्ट करके हम ये बात बिल्कुल यानी ऑथेंटिसिटी से आपको कह सकते हैं कि अगर उस स्कूल्स में जहां टीचर नहीं है लेकिन स्कूल बिल्डिंग मौजूद है,
मल्टीमीडिया गैजेट लग जाए और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए मुखलिस लोग वहां बैठे हो, जो कि एजुकेशन टीचर ना हो बेशक, लेकिन जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे बैठे हो, बच्चे वहां आए, टीचर कहीं भी बैठा है, टीचर आपका कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान कहीं भी बैठा है, वो उन बच्चों को पढ़ा सकता है। उनके उनके होमवर्क्स, उनकी क्लास वर्क, उनके असेसमेंट, उनके एग्जामिनेशंस, सब कुछ हो सकता है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें, कंपेयर टू हैविंग टीचर्स एंड गो स्कूल्स एंड गो टीचर्स। इसमें जो हमारा बजट जा रहा है अनम, आप हमसे बेहतर जानती है कि देयर इज सो ह्यूज, सच अ ह्यूज डेफिसिट इन दिस। तो ये चीज बिल्कुल हो सकती है अनम, इट इज एन एब्सोल्यूट और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सकती है। क्वालिटी एजुकेशन भी बच्चों को घर बैठकर अपने एरिया में ही मिल सकती है, उसके लिए उनको अपने शहरों से बाहर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरहत साहिबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी तरह से आप आगे काम करते रहें और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको एजुकती रहें। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। जनाब, आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान ऑटो मार्केट की, जहाँ पर एक वाज़ेह रुझान अब हमें नज़र आ रहा है, जहाँ ख़रीदार रिवायती सेडान गाड़ियों से हटकर तेज़ी से वापस SUVs की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। नई गाड़ियाँ मार्केट में आ तो रही हैं जिनकी कीमत लॉन्च ने इस रुझान को मजीद तकवीत हम कह सकते हैं दे दी है। बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, जदीद फीचर्स और फिर मजबूत डिज़ाइन, और ख़ास तौर पर इसकी जो खास बात है वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए बेहतर फ्यूल इकॉनमी ने सारिफीन की तरजीहात ही बदल कर रख ली हैं। तो हमने सोचा इस पर एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे ज़रा इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रुझान है वो तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहा है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये रुझान क्यों आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं मशहूद खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मशहूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि पहले होता था कि लोग गाड़ियां जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान हुआ करता था, लेकिन अब लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं SUVs की तरफ। इसकी वजह आपको क्या लग रही है? लॉन्च जो इसकी कीमत है वो इसकी वजह है या और भी फैक्टर्स हैं? वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें ना, तो ये SUVs का ट्रेंड चेंज हुआ लास्ट 20 इयर्स। ये दुनिया में SUVs का एक कॉन्सेप्ट आया और लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस दिया। इसके दो रुझान हैं। एक तो फैमिलीज होती हैं आपकी, तो फैमिलीज आपकी एशियंस कंट्रीज में बड़ी हैं, तो वो सेडान कार से एज कम्पेयर टू SUV में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। दूसरा SUV का एडवांटेज ये है कि SUVs को हम थोड़ा सा, अगर हम लाइट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रखें, तो इसकी जो स्पेस होती है बैक पे, वो अगर सीट्स फ्लड डाउन कर देते हैं तो लोगों के पास गुंजाइश आ जाती है। तो ये दो डिफरेंट सेगमेंट्स थे जो लोगों को दुनिया में अट्रैक्ट किया। थर्ड इसके फीचर्स हैं, इसकी प्राइसेस है जो आज कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रही हुई। कंपटीशन आप देखें, कोई भी चाहे जापानीज हो, कोरियंस हो या चाइनीज हो, हर कोई अपने SUVs में इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स दे रहा है जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है उनको अपनी तरफ, और यही वो ट्रेंड है जो चल पड़ा है। तो ये जो रुझान है सेडान गाड़ियों में, इतनी जो टेक्निकल एडवांसमेंट है उस तरह से नजर नहीं हमें आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस गाड़ी का, सेडान गाड़ियों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है? देखिए, मार्केट डिपेंड करती है। एक फैमिलीज का मैंने बताया जिसकी ज़ाहिर है फैमिली थोड़ी मेंबर्स ज़्यादा हैं या कमर्शियल यूज़ करना चाहता है, तो वो SUVs की तरफ जा रहे हैं और वो फीचर्स, उसकी फीचर्स भी हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही है। शेप भी बड़ा अच्छा है, डिज़ाइन भी लोगों को पसंद आ रहा है, ये एक अलग है। मगर जो सेडान कार है ना, वो ज़रा एग्जेक्टिव लुक आता है उसमें, आप उसकी क्राउड, उसका कंज्यूमर आपको डिफरेंट मिलेगा। सेडान इज़ अ डिफरेंट क्लास, तो वो जो लोग उसको प्रेफर करते होंगे, जो उसकी कंज्यूमर हैं, वो इसका एक रॉयल कस्टमर है ना, वो रहेंगे हमेशा वो। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, जो पॉलिसी बनाई गई है 2030 तक के लिए 30% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां होनी चाहिए, ये पॉलिसी में बताया गया। तो क्या हम ये समझें कि वो लोग जो सेडान गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक नहीं है ज़ाहिर है, तो वो ये तब्दीली कैसे लेकर आएंगे? एक तो ये थोड़ा सा बता दें, और दूसरा ये कि ये तब्दीली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के नाफिज होने के बाद खुद ब खुद क्या आ जाएगी? देखें, EV को ना थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। एक तो है प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जी ठीक है। दूसरा जो सेगमेंट है इसमें ऐड ऑन हुआ है और वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है कंज्यूमर के लिए, वो हाइब्रिड है। ये दो डिफरेंट गेम्स हैं लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस हैं। प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना पाकिस्तान में या दुनिया में अभी आप देखें तो
दुनिया में इसका जो मार्केट सेगमेंट है ना, वो मुश्किल से 14 से 15% है। तो ये बहुत बड़ा हिट नहीं किया जहाँ के डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप्ड एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल हमसे बहुत बेहतर हैं। तो उन मुल्कों में भी आज मार्केट शेयर 15% है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड है, दूसरा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं, ग्राउंड रियलिटीज बड़ा डिफरेंट है। उसमें हम ये कहेंगे 30% अगले 4 साल में इज वेरी डिफिकल्ट, जब तक गवर्नमेंट अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में नहीं लगाती तो ये एक चैलेंज होगा। दुनिया में जो ये 15% मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने मार्केट शेयर लिया है, तो उसमें सब्सिडी मिली। गवर्नमेंट ने उन लोगों को, उन ओईएम्स को और उन कंज्यूमर को सब्सिडी दी, यानी कि उनको इन्फ्लुएंस किया कि आप ये खरीदेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ये टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा। पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमी है उसमें ये बड़े चैलेंज है। हम इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते कि हम आपको प्राइस भी कम करवा दें, आपको टैक्स भी कम कर दें, कंज्यूमर को भी। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है। हमें जो सब्सिडी अगर देनी चाहिए तो वो मिलेगी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपको ये एडवांटेजेस मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टफ टारगेट है 30%। आई एम नॉट श्योर कि ये हम इतना 30% तक पहुंच जाएंगे अगले 4 साल में। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये जो टारगेट रखा गया है ये थोड़ा सा मुश्किल है, टफ टारगेट है। लेकिन गुज़श्ता साल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 64% इजाफा हुआ है और लोगों ने ज्यादा जो परचेजिंग की है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है। तो मशहूद साहब, आपको क्या लगता है इससे ये हम अज्यूम करें कि लोगों का जो ज़हनी रुझान है वो अब बदल गया है और वो फ्यूल गाड़ियों से निकल कर इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों को की तरफ जाना चाहते हैं, उनको चुनना चाहते हैं? नहीं, देखें, एक तो ना पाकिस्तान का मार्केट साइज देख लेते हैं। 4 व्हीलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जो बेस्ट ईयर्स थे ना वो 17-18 था, 21-22 था। इन साल में हमने 2,30,000 से 2,50,000 तक का मार्केट शेयर हासिल किया था पाकिस्तान में। तमाम 4 व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन की और सेल की। आज हम अभी मुवाजना कर रहे हैं 2025 और 26 जो चल रहा है साल, इस साल में हम कहते हैं कि लास्ट 6 मंथ में हमने बड़ा कम बैक किया है, डेफिनेटली किया है। मगर आप ये देख रहे हैं, आप 2023 और 24 से 25 से ये 2 साल जिसमें आपकी इंडस्ट्री स्लो स्टेप अपवर्ड्स हुई है। तो इसमें मुवाजना करना है तो हम 30, 40, 1,50,000 तक गाड़ी पहुंच पाएंगे। तो ये मुवाजना जरूर है कि पिछले साल से बहुत बेहतर है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी आपका बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क तो आपका ये है कि आप 2.25 लाख से जब गाड़ियां ज्यादा बनाने या सेल करने लगेंगे तो वो आप बेंचमार्क को क्रॉस करेंगे। तो अभी भी हम अपने बेंचमार्क से नीचे हैं, मगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने 2023-24 और 24-25 से ये 25 और 26 का जो साल चल रहा है ये बेहतर है। तो ये बेहतरीन साल है, अल्लाह ताला इसमें और दे कि हम अपने बेंच। बिल्कुल सही है जी, यानी जो गोल्स और जो टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं उस बेंचमार्क से अभी हम नीचे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जिस तरह हमारी रफ्तार है और जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही जो है वो होगा। मशहूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, बसंत की आमद है। लाहौर में बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं और हर तरफ हमें गुड्डों, पतंगों और जो पन्ने हैं उनकी फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि टाइम से पहले अपना जो गुड्डा है या जो पतंग है या पिन्नी है वो ख़रीद ली जाए। बसंत के मौके पर लाहौर में तीसरे रोज़ भी पतंगों, गुड्डों और पिन्नों की खरीद फ़रोख्त में इजाफा हुआ है और सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में 5 लाख से ज़ायद पतंगें अभी तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। तो लाहौरियों का आप जोशो खरोश और जुनून देख सकते हैं इस बसंत को लेकर, क्योंकि एक अरसे से ये वाला त्यौहार जो है वो नहीं मनाया जा रहा था। तो इस बार गवर्नमेंट ने एक मशरूत इजाज़त दी है, कुछ SOPs के साथ इजाज़त दी है, तो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारियां हो रही हैं। वी होप कि ये तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं और उसी पुरअमन तरीके से ये त्यौहार हम मना सकें। और 3 दिन का ये त्यौहार है, यानी 6, 7 और 8 फरवरी, जिसमें ये त्यौहार मनाया जाएगा। और मार्केट्स में 10,000 से ज़ायद पिन्ने, आई थिंक उनको कहते हैं, मुझे इतनी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं बसंत कभी मैंने खुद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन लाहौर के रंग में ज़रूर देखना चाहूँगी कि किस तरह से बसंत को सेलिब्रेट किया जाता है। जनाब, बसंत की तो बात हो गई है, लेकिन आप किसी भी त्यौहार को तब सेलिब्रेट कर सकते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होगी, और जब सेहत अच्छी नहीं होगी तो त्यौहार आपके लिए वो मायने नहीं रखता है। आज हमने बात करनी है वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से। एक
एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि कैंसर अब किसी एक मुल्क, एक उम्र या फिर एक तबके का मसला नहीं रहा है, बल्कि ये एक आलमी चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आदाद-ओ-शुमार हैं, इसके नंबर्स हैं, उसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हमें हर साल देखने में मिल रहा होता है। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़ायद नए कैंसर के पेशेंट सामने आए हैं, जबकि सिर्फ हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो हर साल लगभग 2 लाख अफराद ऐसे हैं जिसमें ऐसे मरीज़ हैं जिनमें ये तशवीश नाक सूरत हाल जो वो नज़र आ रही होती है। ये बात भी अहम है कि कैंसर के बहुत से केसेस की तशखीस ताख़ीर से होती है, और जब ताख़ीर से होती है इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उस तरह से आगाही नहीं है, और अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो बर वक्त स्क्रीनिंग उसका भी फुकदान हमें नज़र आता है। तो इलाज तक महदूद रसाई भी है लोगों को, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अगर कैंसर की बर वक्त तशखीस कर ली जाए तो कई ऐसी इकसाम है जो कि काबिले इलाज हैं और आज भी वो काबिले शिफा हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर खदीजा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनको करते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़े से मैं चाहूँगी शुरू में हम बात कर लें कैंसर डे के हवाले से। एक तो इसकी इम्पोर्टेंस, ये मनाना आपके ख्याल में ज़रूरी क्यों है? इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान जैसे मुल्क को क्यों है? वर्ल्ड कैंसर डे का मकसद बेसिकली लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। ऐसे लोगों में जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, जिनको कैंसर की अलामात का नहीं पता, और अगर उनकी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी या कैंसर की कोई अलामत आती है तो उनको ये नहीं पता कि किससे रुजू करना है, किस टाइम रुजू करना है। तो बेसिकली वर्ल्ड कैंसर डे मनाने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि कैंसर की अलामात क्या हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, और फिर किस टाइम किस डॉक्टर से रुजू करना है। दूसरे नंबर पे जो हमारे कैंसर के मरीज़ हैं ऑलरेडी, जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, उनको ये एहसास दिलाना कि दे आर नॉट अलोन, हम उनके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट लें एंड दे शुड बी होपफुल, इंशाल्लाह दे विल बी क्योर्ड। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप पाकिस्तान में क्या स्टैट्स हैं, क्या दादो-शुमार है, और कितनी तेज़ी से ये रेशो हर साल हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्या तादाद है इस वक्त पाकिस्तान? आपने जैसे अभी खुद बताया कि हर साल कैंसर पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब जो हैं वो कैंसर के अमराज की तशख़ीस होती है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैंसर है इस टाइम ख़वातीन में हम देखें तो वो छाती का कैंसर है, यानी ब्रेस्ट कैंसर। और जितने ख़वातीन में कैंसर्स हैं उनमें तकरीबन 30 से 35% जो है शरह वो ब्रेस्ट कैंसर की है। उसके बाद हम चलें तो फिर सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, और जो ओरल कैंसर है यानी कि मुंह के अंदर का कैंसर, जिसमें ज़ुबान का कैंसर है, होंठों का कैंसर है, ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं, वो मर्दों और औरतों दोनों में कॉमन है पाकिस्तान में। अच्छा। उसकी एक मेन वजह स्मोकिंग, नस्वार, गुटखा, पान का इस्तेमाल, ये चीज़ें आ जाती हैं। मर्दों में हम देखें तो मर्दों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ओरल कैंसर है। उसके बाद ये लंग का कैंसर है, यानी फेफड़ों का कैंसर, उसकी एसोसिएशन है स्मोकिंग के साथ। उसके बाद प्रोस्टेट, जो मर्दों में गदूद होता है, उसका कैंसर है। फिर जिगर का कैंसर है, और फिर गोइंग ऑन बाकी फिर कैंसर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योरेबल है कम्प्लीटली कैंसर? क्योंकि लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि अगर एक दफ़ा कैंसर हो जाए तो शायद वो रिवर्स नहीं हो सकता, या वो मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं हो सकता। अगर किसी का क्योर हो भी जाए तो वो दोबारा उसमें होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप इसको प्लीज़ क्लियर कर दें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योरेबल है। ये डिपेंड करता है कि स्टेज पे डायग्नोज हुआ है। ठीक है, जो अर्ली डिटेक्शन हो जाती है वो कैंसर ज़्यादातर क्योरेबल होते हैं। बहुत कम ऐसे कैंसर्स होते हैं जो इनक्योरेबल हों। ज़्यादातर कैंसर्स जो हैं अगर टाइमली डायग्नोज्ड हो जाएं तो दे आर क्योरेबल। अच्छा, कौन से इनक्योरेबल हैं वो भी अगर थोड़ा सा बता दें। इनक्योरेबल वही स्टेज पे डिपेंड करता है, जो आपकी स्टेज, अगर स्टेज 3, स्टेज 4 पे चले जाएं तो फिर उनकी पेलिएटिव केयर कर सकते हैं, फिर वो क्यूरेटिव नहीं होते हैं। लेकिन ज़्यादातर कैंसर अगर टाइमली डायग्नोज्ड हो जाएं तो फिर दे आर क्योरेबल। अच्छा, इलाज के तरीकों में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं? पहले जिस तरह शुरू के स्टेजेस में भी शायद क्योर उस तरह से नहीं हो पाता था कैंसर, अभी क्या ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है इस फील्ड में? अभी तो बहुत जदीद आगे, साइंस बहुत आगे जा रही है। जो है वैसे तो नॉर्मली आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में उसमें पिचकारी बोला जाता है उर्दू के वर्ड में। कीमोथेरेपी मोस्ट कॉमन वे है ऑफ ट्रीटिंग कैंसर। कुछ कैंसर्स को जो कि लोकलाइज्ड होते हैं उनको सर्जरी के ज़रिए भी क्योर किया जा सकता है। पहले हम कीमोथेरेपी देके उनको डीबल्क करते हैं, उनके साइज़ को श्रिंक करते हैं,
और उसके बाद कीमोथेरेपी को मज़ीद ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा रेडिएशन है, रेडिएशन थेरेपी है जो बड़ा कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स को शुआओं के ज़रिए किल करने की कैंसर सेल्स को कोशिश की जाती है। और आजकल जो बड़ा कॉमन सामने आ रहा है वो इम्यूनोथेरेपी का रोल आ रहा है। इम्यूनोथेरेपी जो है वो बड़ी हम कॉमनली इस्तेमाल हो रही है। उसमें उसका एक फ़ायदा ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कीमोथेरेपी, और उसमें स्पेसिफिक कैंसर के मार्कर्स को हम लोग टारगेट करते हैं थ्रू इम्यूनोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। तो वो अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी इम्यूनोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता और भी आ रहे हैं। तो ये ज़्यादातर जो है यही इलाज के तरीके में तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो केसेस बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप रीजंस बताएं किसी भी कैंसर के होने की। बेसिक रीजंस क्या हैं, कहाँ पर हम गलती करते हैं? कोई डाइट में हमारे मसला है, हमारे लाइफस्टाइल में मसला है, या कहाँ पर प्रॉब्लम है जिसको हम होने से पहले ही रोक सकते हैं? लाइफस्टाइल जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें सबसे कॉमन चीज़ अनहेल्दी डाइट है। आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेस फूड का, ठीक है। ये प्रोसेस फूड जो है, ये जैसे नगेट्स और ये दूसरी अशिया हैं, इनका इस्तेमाल बहुत हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये तो ज़्यादातर वैसे बच्चे खा रहे होते हैं। हाँ तो जी, बच्चों में बिल्कुल। भी ये बच्चे जो हैं जो शॉपर वाली चीज़ें और ये जो पैकेट्स में चीज़ें खा रहे हैं, ये हमें नहीं पता ये किस तरह से इनको प्रिजर्व किया जाता है, क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारी जो है अनहेल्दी किस्म की सेडेंट्री किस्म का लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज नहीं हम लोग करते हैं। तीसरी चीज़ ये स्मोकिंग जो है वो आप जितने कैंसर्स उठा के देख लेना, हर एक के रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग टॉप ऑफ द लिस्ट है। रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग, फिर पान का इस्तेमाल, नस्वार का इस्तेमाल, फिर इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जो इन्फेक्शन है जिन मरीज़ों में ये होता है उसमें लिवर कैंसर यानी जिगर के कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। HIV जो एड्स है उसमें वो भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत से कैंसर्स में। तो ये कुछ है हमारे, और माहौलियाती आलूदगी। बेसिकली हमारी जो रोज़मर्रा की रूटीन है या जो हमारा लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं जो भी हम अक्सर बीमारियों की अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं, हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं वहीं पर आकर जुड़ता है कि अपने लाइफस्टाइल को हमने बेहतर करना है अगर किसी भी मसले से हमने बचना है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो जनाब, कैंसर से अगर आपने बचना है तो उसकी सबसे पहले तो बर वक्त जो क्योर है उसको होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके लिए आपकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ख़वातीन में जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और उसकी अवेयरनेस के लिए पूरा अक्टूबर का महीना भी मनाया जाता है। आई होप अब तमाम देखने वाले जो हैं वो इससे अवेयर हो सकें और बर वक्त तशखीस की तरफ जा सकें, खुदा न खास्ता अगर किसी को इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बात करते हैं हज के हवाले से, जो कि सिर्फ एक इबादत नहीं है बल्कि एक ऐसा इज्तिमा है, बड़ा सालाना मजहबी इज्तिमा है जिसमें मुस्लिम उम्मा की यूनिटी ज़ाहिर होती है, जहाँ पर इंतज़ाम, फिर नज़्म ज़ब्त और सहूलियात गैर मामूली अहमियत भी रखती हैं। पाकिस्तान से हर साल लाखों आज़मीन हज जो हैं वो हज की सादत हासिल करते हैं और उनकी सहूलियात और रहनुमाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर दफ़ा कुछ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बढ़ा देती है या अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो अदा करती हुई नज़र आ रही है। तो कोशिश करती है कि तमाम सहूलियात तमाम हुज्जाज कराम को दी जा सकें। इससे जुड़ी एक अहम खबर यह है कि वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन हज को हिदायत की है कि वो सऊदी वीज़े के लिए बायोमेट्रिक जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा लें ताकि किसी भी मसले से वो बच सकें, ताकि हज वीज़े के इजरा में किसी भी किस्म की उनको रुकावट पेश ना आ सके। इस हवाले से एक ऐप भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की है। इस बारे में मजीद क्या तफसील है, किस तरह से ये काम करेगा मामला और बायोमेट्रिक कितना ज़रूरी है, इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी बताएं कि क्योंकि गुज़श्ता साल पाकिस्तान को सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से एक्सेलेंस अवार्ड भी दिया गया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आपको बेहतरीन हज इंतज़ामात पर शील्ड से नवाजा था, आपको अप्रिशिएट किया था। तो इस साल हज ऑपरेशन की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं, क्या तैयारी की जा रही है, किन मराहिल में हज ऑपरेशन दाखिल हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल जो हज हुआ वो इंतज़ामी लिहाज से बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से सऊदी वजारत हज उम्रा ने जो एक्सीलेंसी अवार्ड दिया और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और कैबिनेट ने अप्रिशिएट किया
और हमें एक शील्ड भी दी। और इस साल का हज जो ही गुज़िश्ता साल हज हुआ उसके बाद सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नए साल के लिए एक जो पॉलिसी थी वो वहाँ ही से दे दी थी और एक टाइम लाइन दी कि आप इस टाइम मुताबिक इस सारे जो मरहले हैं उसको मुकम्मल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने बर वक्त जितने भी जो हज एप्लीकेशन से लेकर अभी तक जो वहाँ जो पोर्टल हैं वहाँ बुकिंग है, ये सारी चीज़ें टाइम पर हमने मुकम्मल कर ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के 1,80,000 आज़मीन हज जो पाकिस्तान का कोटा है वो सब। ठीक है यूसुफ साहब, थोड़ा सा इस ऐप के बारे में बताएं, वीज़ा बायो ऐप, ये क्या मामला है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझा दें जो जाना चाहते हैं या अपने इंतजाम करके बैठे हुए हैं। और दूसरा ये कि जो बायोमेट्रिक है उसकी बात की जा रही है, वो करवाना क्या बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं जा सकते? हज वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक कराना इंतहाई ज़रूरी है, इसके बग़ैर वीज़ा नहीं लग सकता और उसके लिए बाकायदा मतलब पहले ही हमने सबको इतला दे दी है। वज़ारत मज़हबी उमूर ने जितने भी आज़मीन हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा सहूलियात के बारे में बता दें क्योंकि वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट लाई भी जा रही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इकदाम किए जा रहे होते हैं। तो इस साल क्या एडवांसमेंट लेके आ रही है गवर्नमेंट, क्या सहूलियात दे रही है हुज्जाज को? जो सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन एक ही पैकेज होता है और उसमें तमाम जितने भी हाज़मीन हज है, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें यानी किसी का फ़र्क नहीं होता, कोई अच्छी या कुछ जो ऐसी बिल्डिंग है जो नाकाबिल रिहाइश है तो वो हम लेते ही नहीं हैं। उसके साथ जो बसों के लिए जो बसों के ज़रिए जो इबादत के लिए जाते हैं तो हमने रूट जो है इस साल वो ऐसा लिया है कि इंशाल्लाह कम वक्त में वो हरम शरीफ को पहुंच सकेंगे। और फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्टर में बाकायदा डिस्पेंसरियाँ बनाई और बड़ा अस्पताल भी जो एक बनाया है। एक नया तजर्बा भी कर रहे हैं कि वहाँ ट्रेन का सफ़र भी है तो मक्का मदीना के दरमियान जो एक पायलट प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 5,000 या 10,000 तक हमारे जो हाजी उसके ज़रिए हम सफ़र कराएंगे, क्योंकि ये पहली दफ़ा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और बस के सफ़र के अलावा ट्रेन के सफ़र में 2 घंटे बच जाते हैं। 2 घंटे की जो ट्रेन का सफ़र होता है बस में 4-5 घंटे 6 घंटे ये लग जाते हैं, तो कम वक्त में। लेकिन ये साल हम प्रोजेक्ट पायलट के तौर पर करा रहे हैं ताकि आइंदा हमें अंदाज़ा लग सके कि हाजियों को क्या ज़्यादा सहूलत वो जो इस तरीके ट्रेन से की हो सकती सहूलत है वो, क्योंकि मैं खुद भी इसमें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, वो आपकी टाइम की बचत तो करता है, इसके साथ साथ आपको वो थकावट नहीं होती जाके जो आपने इबादत करनी होती है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें क्योंकि उलमा का रोल हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी जो वजारत है उसका भी मुआशरे में इस्लामी इक़दार के फ़रोग के लिए अहम इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं मज़ीद? हमने पाकिस्तान उलमा मशाइख कौंसल बनाई है, उसमें पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम मशाइख अज़ाम शामिल हैं। और उस कौंसल में फिर आगे हमने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियाँ हैं, स्टीयरिंग कमेटी है, सलात कमेटी है, इसके साथ जो मदारस के साथ जो रब्ता करने के लिए वो कमेटियाँ, निसाब कमेटियाँ। तो ये हमने इसीलिए बनाई हैं कि जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक माशरे की रहनुमाई कर सकें और इसी तरीके से यानी उस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों में इज्तिमात हों और फिर न सिर्फ मरकज़ी सतह पर बल्कि सूबों में भी हम उलमा मशाइख कौंसल के ज़ेर एहतमाम हम कॉन्फ्रेंसें मुनक़्क़द करते हैं 4 सूबों में और इस तरह आज़ाद कश्मीर और GB में। तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि लोगों की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराई जाए और उसमें जितने भी ये जो मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग शामिल होते हैं तो उसमें एक यकजहती इत्तेफाक इत्तेहाद भी पैदा होता है और इसके साथ ही जो एक माशरे में एक दूसरे जो कि एक ज़िम्मेदारी होती है इस्लामी नुक्ता नज़र से। अच्छा, थोड़ा सा बताएगा वो जो लोग बुज़ुर्ग हैं या कोई माजूरी का शिकार हैं उनके लिए क्या ख़ुसूसी तौर पर सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसे इक़दाम कर रही है जो उनको सहूलत फराहम कर सकें?
कुछ ट्रेंड किस्म के लोग जो पहले भी 2-3 दफ़ा गए उसमें शामिल हैं, कुछ नए लोग शामिल हैं और सरकारी मुलाजम होते हैं और उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं वहाँ पर कि इस तरह के जो हाजी हैं उनका वहाँ ख्याल रखा जाए, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो उनकी अस्पताल में पहुँचाया जाए और इसी तरीके से कोई रास्ता भूल जाए तो उनको सही पहुँचाया जाए, रास्ता मतलब अपने मकाम तक, अपने बिल्डिंग तक पहुँचाया जाए। तो ये भी है। फिर एक सहूलत और है कि कोई इस तरह का हाजी जो एजेड है और वो चाहता है कि उसके साथ कोई दूसरा उसका अजीज़ करीबी रिश्तेदार जिसको बेटा है, भाई है, पोता है, वो लेकर जाना चाहते हैं तो ये सहूलत भी है कि वो ज़रूर लेकर जाए, उसका भी दाखिला करे तो वो साथ मतलब हज भी करता है और उसकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी इन द एंड आप बता दें फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या जो आज़मीन है उनकी सहूलत के लिए वीज़ा प्रोसेस है, क्या उसको मुस्तकबिल में कम्प्लीटली डिजिटल किया जा सकता है? बिल्कुल, इस पर काम शुरू है और पूरा हज डिजिटलाइज हो जाएगा मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह। उस पर काम शुरू किया कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, और बता रहे थे कि क्या क्या सहूलियात जो हैं वो आज़मीन हज को दी जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या इकदाम करने जा रही है वो भी उन्होंने बताया और मुकम्मल तौर पर डिजिटली जो वीज़ा प्रोसेस है उसकी तरफ शिफ्ट होने की कोशिश भी की जा रही है। अभी जाना है हमें ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट हमारा मनी मैटर्स। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई, मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ, उनका एतमाद बहाल हुआ। मकामी इदारा जाती सरमायाकारी ने मार्केट को सहारा दिया और मायरीन इस बारे में ये कह रहे हैं कि बेहतर मुआशी इशारे और मुतवक्के मजबूत माली नताइज के बायस मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार रहने का इम्कान है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इस तेज़ी की, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से मोहम्मद शुएब साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है गुज़श्ता रोज़ से, उसकी वजूहात और कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ये तेज़ी देखी गई है? जी, पहले तो ये था कि जी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी और एक जंग का खतरा था बिटवीन US एंड ईरान जिससे रीजन अफेक्ट होना था। हमारे लिए सिर्फ मसला ये था कि अगर ऑयल प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर हमें मसला था। अभी तक ऑयल प्राइस कंटेन्ड ही है, $64 के करीब WTI चल रहा है, जबकि 66 का हाई टच किया था 2 दिन पहले। तो उसके बाद से प्राइस जो है वो थोड़ी सी ईज ऑफ हुई है क्योंकि टॉक्स की बात जो है वो टॉक्स शुरू हो रहे हैं बिटवीन US एंड ईरान डायरेक्टली और वो फ्राइडे को होंगे। तो उसके बाद क्या होता है वो अभी देखने वाली बात है, लेकिन ये है कि फिलहाल जो है जंग का खतरा कुछ दिनों से टल गया है एंड दैट इज अ बिग पॉजिटिव, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो CPI इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं फॉर जनवरी वो बेहतर आए हैं, बेहतर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। हम लोग 6% एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 5.8% का फिगर आया है। तो वो भी बेहतर है। फिर ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बेहतर है। तो उससे और प्लस ये है कि अब रिजल्ट सीजन है, अब रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है तो रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं। तो लोगों की जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स हैं वो रिजल्ट्स के तहत ज़्यादा चलेंगी। एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट है जिसमें कॉशन जो है वो ऑयल प्राइस है और आपका अगले हफ्ते T+1 इम्प्लीमेंट हो रहा है ट्रेडिंग पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। कई सालों से ये T+2 पे सिस्टम था। T+2 का मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टॉक मंडे को खरीदते या बेचते हैं तो आपको वेडनेसडे को वो सेटल कर रहा है ब्रोकरेज हाउस उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो उसमें 2 दिन होते थे। काफी जगहों पे एडवांस कंट्रीज में ये T+1 या T+0 हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने T+1 का मतलब ये है कि अगर आपने मंडे को शेयर खरीदा है तो ट्यूसडे को पैसे देने हैं रादर देन वेडनेसडे। तो अब उसको एक दिन कम कर दिया है। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर्स थे जो कि नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर रिस्क फैक्टर्स कोई अराइज कर रहे थे तो वो अब मिटिगेट हो जाएंगे T+1 से। तो कैश मार्केट जो है वो काफी, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सकता है। शुएब साहब, ये जो नाफिज कर रहे हैं 9 फरवरी से इसने नाफिज होना है T+1 जो आप बता भी रहे हैं, तो इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा?
जी, ओवरऑल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। लोगों को पता है कि जी ये सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है और आज आपने ट्रेड किया तो कल आपको पैसे देने हैं, बजाय 2 दिन बाद के। तो उस सूरत में जो है जिन लोग जो है विल मेक श्योर कि हमारे पास पैसे हों आज ही, बजाय इसके कि हम कल का इंतजार करें कि उसको हम अरेंज कर लेंगे, हम आज ही हमारे पास होने चाहिए। तो वो कैश का काम जो है स्टॉक मार्केट से फिर थोड़ा सा उससे रिस्क जो है वो कम हो जाता है, तो सिस्टम पे फेथ जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ सकती है। जी बिल्कुल, ज्यादा तो आने के लिए उनको ओवरऑल जो है वो देखना ये है कि उनको इस वक्त अट्रैक्शन क्या है, मल्टीपल्स क्या है यहाँ पे। और पाकिस्तान को फर्ज करें कि जैसे MSCI है उसने फ्रंटियर मार्केट में रखा हुआ है, तो फ्रंटियर मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे हैं नहीं लगाने के लिए। तो पाकिस्तान में इसीलिए फॉरेनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट वो काफी कम है। अगर तो पाकिस्तान अगर ये अपसाइड आती है और बाय ईयर एंड अगर अपसाइड काफी आ जाती है, जैसे हम इंडेक्स का टारगेट देख रहे हैं 2,63,800, अगर वो आ जाता है तो हमें लगता है कि हम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो क्वालिफाई कर सकती है इमर्जिंग मार्केट स्टेटस के लिए। इमर्जिंग मार्केट स्टेटस में काफी बड़ा पैसा है और वो उसका कुछ पैसा भी आ जाए तो वो पाकिस्तान मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। राइट। अच्छा, थोड़ा सा आज की मार्केट के बारे में बता दें इन्वेस्टर्स के लिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आज? जी आज देखें बैंकिंग सेक्टर में तेजी हुई है, जरा बेहतरी हुई है। अब बैंक्स के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो वो भी देखते हैं कि किस तरीके कैसे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन बैंक्स जो है आज जरा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे परफॉर्म, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, थोड़ा सा बता देना कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन पर किसी भी इन्वेस्टर को नजर रखनी चाहिए कि ये जो है इस तरफ नहीं जाना है, या किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जी एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप स्टॉक मार्केट में काम करें तो अपने कैश से काम करें। ठीक है। कैश से मतलब 100 रुपए है तो 100 रुपए का स्टॉक खरीदें, बजाय इसके कि आप उसको लेवरेज प्रोडक्ट में जाएं यानी उधार का काम करें। वो आपको नुकसान दे सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं बहुत वाइड, तो उससे बचना चाहिए। बाकी आपकी जो है वो इकोनॉमी वाइज आपकी चीजें बेहतर हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो रीजनल टेंशन है आई थिंक वो अगर सबसाइड कर जाए तो मार्केट विल डू वेरी वेल। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया कौन कौन से यहाँ पॉइंटर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म, आपसे हम करेंगे कल दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।